जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज काफ़ी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं 2023 में जो प्रमुख कानूनों में बदलाव हुए जिन पर हमने बार बार चर्चाएं की हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे काफ़ी डिटेल में और उस पर ये बताएंगे कि क्या क्या भारतीय समाज में बदलाव हुए हैं। जैसे महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर कई कानून थे जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आते थे, लेकिन उनमें बदलाव करने के बाद किस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों पर यानी मुस्लिम महिलाओं को भी एक अधिकार प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की शादी की उम्र पहले ही कम होती थी। लेकिन अब जो कानून आए हैं उनकी वजह से इनके जीवन में क्या बदलाव होंगे, उन सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ग्राफिक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं वो अंकुर बंसल द्वारा बनाई गई है। रिसर्च सहयोग की बात करेंगे तो सत्यम सिंघई है। ये दोनों लोग दैनिक भास्कर टीम से जुड़े हुए हैं। तो जो भी हम आपको बता रहे हैं दैनिक भास्कर टीम की मदद से बता रहे हैं, उनके सहयोग से बता रहे हैं और उनका हम धन्यवाद भी करते हैं। तो चलिए ये डिटेल में हम आपको बताते हैं। पहले कानून की बात करते हैं जिससे हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं उनमें क्या बदलाव हुए हैं। पहला कानून हम आपको बताते हैं, सुसाइड की कोशिश अब अपराध नहीं होगी, यानी कि आत्महत्या करना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। पुराने कानून यानी आईपीसी की धारा 309 के अनुसार आत्महत्या के प्रयास के लिए सजा का प्रावधान था। नए कानून में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। हालांकि सेक्शन 226 में किसी भी व्यक्ति का किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल होना जिसे रोकने के लिए कानून या पुलिस का प्रयोग करना पड़े और पुलिस द्वारा रोके जाने पर आत्महत्या जैसा प्रयास करने पर 1 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना दोनों या कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं एनिमल कानून जो बने हैं। एनिमल लॉ क्या है? पालतू जानवरों के साथ लापरवाही पर भी जुर्माना लगने वाला है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 291 के तहत पालतू जानवर के मालिक को सुरक्षा के जरूरी उपाय करने हैं। अगर कोई जानवर किसी शख्स पर अटैक करता है या नुकसान पहुंचाता है तो जानवर के मालिक को 5,000 रुपये का जुर्माना और 6 माह की जेल की सज़ा हो सकती है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो लोग जैसे घर में कुत्ता पालते हैं या और भी बिल्ली पालते हैं और भी जानवर जो पालते हैं, अगर उसके द्वारा किसी व्यक्ति को काट लिया जाता है, यानी कि अटैक का मतलब यहाँ पे है काट लेना या उसको डरा देना, तो इस स्थिति में जो कुत्ता पालक है यानी कि जो उसको पाला हुआ है उसके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सज़ा होगी। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें कुत्ते द्वारा काट लिया जाता है और मालिक से जब कोई शिकायत करता है तो मालिक ही उस पर झपट पड़ता है, यानी कि एक तो कुत्ते ने काट भी लिया है, ऊपर से मालिक की डांट भी सुनता है। तो इस प्रकार से चीज़ें जो होती हैं, समाज में बहुत सारी वैमनस्य फैल रहे थे और इन सारी चीज़ों को लेकर कानून बनाए गए हैं। इसके तहत क्या हो जाएगा कि अब जो कुत्ता मालिक होगा या बिल्ली का मालिक होगा या किसी भी जानवर का मालिक होगा, अब अपने जानवर पर ज़्यादा ध्यान देगा और उसको सिखाएगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति को काटे ना, उसको संभाल के रखेगा। पुराना कानून क्या कहता है? आईपीसी में इस तरह के अपराध के लिए सेक्शन 289 में 1,000 रुपये का जुर्माना और 6 माह तक की जेल का प्रावधान पहले भी था, लेकिन अब इसमें 5,000 रुपये का जुर्माना और 6 माह की जेल की सज़ा होगी, यानी कि जो पैसे की बात थी यहाँ पे 4,000 रुपये बढ़ती हुई नजर आ रही है। जेंडर की परिभाषा में ट्रांसजेंडर शामिल किया गया है। आपने देखा होगा कि जब भी फॉर्म वगैरह भरा जाता था तो उसमें मेल और फीमेल आता था, लेकिन अब आपको लगातार जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब हो या किसी प्रकार की जॉब हो, उसमें आपको ट्रांसजेंडर यानी कि इसका एक कॉलम आपको दिखाई पड़ता है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 10 में लिंग या जेंडर शब्द को डिफाइन किया गया है। सेक्शन में बताया गया है कि वह शब्द के मायने महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर तीनों पर लागू होंगे। अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें तो ओलंपिक में आपने देखा होगा या एक अंतर्राष्ट्रीय खेल हो रहा था जहां पर ट्रांसजेंडर्स को लेकर काफ़ी चीज़ें निकल के आई थी, क्योंकि ट्रांसजेंडर मेल है या फीमेल है इस पर अभी तक कोई तय नहीं किया जा सका है कि इन्हें मेल की श्रेणी में रखा जाएगा या फीमेल की श्रेणी में रखा जाएगा। इसीलिए कुछ खेलों में इनको बैन किया गया था, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर होते हैं ये कभी मेल में जाकर खेल लेते हैं, कभी फीमेल में जाकर खेल लेते हैं, यानी कि दोनों श्रेणियों में खेल लेते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय, हमने इसको भी कवर किया था। कोई खेल था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उस समय ये चर्चा का विषय उठा था कि ट्रांसजेंडर को किस श्रेणी में रखा जाए या इनके लिए अलग से खेलों में सिर्फ इन्हीं को शामिल किया जाए। ये सारी चीज़ें, लैंगिक रूढ़िबद्धता जो शामिल हैं वो चीज़ें सामने निकल के आई थी। लेकिन अभी जो है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन में 10 में लिंग या जेंडर शब्द को डिफाइन किया गया है। इसमें बताया गया है कि वह शब्द के मायने महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर
तीनों पर लागू होंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि ट्रांसजेंडर का अर्थ वही होगा जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के सेक्शन 2 के क्लोज में लिखा हुआ है। वे सभी ट्रांसजेंडर माने जाएंगे जिनकी मौजूदा लिंग पहचान जन्म के समय की लिंग पहचान से मेल ना खाती हो। इसमें ट्रांस मेन और ट्रांस वुमेन भी शामिल हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगली जो कानून है, समाज की सेवा भी सजा के तौर पर शामिल हो चुकी है। अब देखिए कैसे इसको लिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 4 में कम्युनिटी सर्विस को सजा के रूप में शामिल किया गया है। यानी छोटे मोटे अपराध के लिए कोर्ट जेल भेजने की बजाय कुछ ऐसा काम करने को कह सकती है जिससे कम्युनिटी का लाभ हो। कम्युनिटी सर्विस में कौन से काम होंगे इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। यानी कि अगर आप कोई छोटा मोटा अपराध करते हैं, मान लीजिए चोरी छिनैती या किसी को गाली गलौज करते हैं, तो आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। आपको कहीं पर भेज दिया जाएगा। जैसे कहीं पर कूड़ादान है तो उसकी सफाई करवा ली जाएगी, या सड़क साफ करवा लिया जाएगा, या कहीं पर सरकारी कार्य हो रहा है तो उसमें आपसे खुदाई करवा दी जाएगी। यानी कि कोई आपसे काम करवा लिया जाएगा जिससे समाज का भला हो, जिससे कुछ चीज़ें सामाजिक तौर पर मजबूत हो जाएं। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। कैसे अपराधों पर कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जा सकती है, अगर हम इसकी बात करें तो कोई नौकरशाह अवैध व्यापार में शामिल होता है या 5,000 से कम की चोरी और राशि लौटाने वाला पहली बार का चोर है तो शराब पीकर पब्लिक प्लेस पर अनुचित व्यवहार करना मानहानि के मामले में आएंगे। यानी कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जैसे चोरी कर लेना, गाली गलौज करना, ये सारी चीज़ों के बाद जो जेल भेज दिया जाता था, अब उसमें जेल ना भेजकर आपको काम करवाया जाएगा। यानी कि एक तरह से मान लीजिए समाज सेवा के तौर पर अगर समझिए तो आपसे मजदूरी करवाई जाएगी और उसका पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। किसी को जेल भेजने से अच्छा है उससे कुछ काम करवा लिया जाए जिससे कुछ अच्छा हो जाए समाज का। अगला कानून है लापरवाही से मौत पर डॉक्टरों को राहत मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार अगर कोई मरीज है वो अस्पताल जाता है और सीरियस है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों द्वारा डॉक्टरों को मारा पीटा जाता था, अस्पताल के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया जाता था। भले ही उसमें डॉक्टर की गलती ना हो, मरीज बीमार था और वो चल बसा। तो इस स्थिति में हालांकि कई ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें डॉक्टर की पूरी लापरवाही होती है, इंजेक्शन किसी और दवा की देनी होती है, इंजेक्शन कोई और लगा देता है, या पैर की जगह पेट की दवा दे देता है। तो मानवीय गलती होती है, या कभी कभी पढ़ाई ठीक से ना करने की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो है इन पर भी कुछ कानून लाए गए हैं। क्या कानून है आइए आपको बताते हैं। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 106(1) के मुताबिक अगर लापरवाही की वजह से किसी शख्स की मौत हो जाती है तो दोषी को 5 साल तक की सज़ा होगी। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी डॉक्टरों के लिए सेम अपराध में सिर्फ 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। पुराना कानून क्या कहता था? आईपीसी की धारा 304(a) के तहत लापरवाही से हुई मौत के लिए 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान था। इसमें डॉक्टर्स की सज़ा के लिए अलग से कोई बात नहीं कही गई थी। अच्छा, इसमें जो नए कानून में कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 106(1) के मुताबिक अगर लापरवाही की वजह से किसी शख्स की मौत हो जाती है तो दोषी को 5 साल तक की सज़ा होगी। यानी कि अगर डॉक्टर लापरवाही करता है, सही टाइम पर दवा नहीं देता है, सही टाइम पर सुई नहीं लगाता है और उसको सही ट्रीटमेंट नहीं देता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो उस स्थिति में 5 साल की सज़ा होगी जो पहले 2 साल की होती थी। लेकिन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी डॉक्टरों के लिए सेम अपराध में 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसको थोड़ा आप डिटेल में समझिएगा, ठीक है। संगठित अपराधों के लिए नए कानून लागू किए गए हैं। संगठित अपराध क्या होते हैं आइए उन पर हम नज़र डालते हैं। जैसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 में संगठित अपराध को जोड़ा गया है। संगठित अपराधों में अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, एक्सटॉर्शन, भूमि पर कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, साइबर क्राइम, फिरौती या वेश्यावृत्ति के लिए मानव तस्करी, ड्रग्स, आर्म्स या अवैध वस्तुओं की तस्करी, आर्म्स का मतलब हथियारों की तस्करी, ठीक है। मौत या आजीवन सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। एक बेहतरीन कानून है। देखिए, इसे संगठित अपराध की श्रेणी में इसलिए रखा गया। संगठन का मतलब होता है कि कई लोगों द्वारा मिलकर किसी अपराध को अंजाम देना। जैसे अगर हम ध्यान में लें तो डकैती का मतलब होता है, देखिए चोरी अलग बात है, चोरी एक आदमी भी कर सकता है, कई लोग मिलकर भी कर सकते हैं, 2-4 लोग। लेकिन डकैती करने के लिए कई लोगों का समूह होता है। डकैत का मतलब होता है सीधा जाते हैं और डरा के धमका के छीन कर लाते हैं, उसे डकैत कहते हैं। और चोर जो होते हैं चोरी से जाते हैं, चोर का मतलब ही चोरी से जाना। वाहन चोरी,
एक्सटॉर्शन, भूमि पर कब्जा, भूमाफिया जिन्हें कहा जाता है। भूमाफिया कोई एक आदमी जाकर भूमि का कब्जा नहीं कर सकता, उस पर कई लोगों द्वारा कब्जा किया जाता है जबरन, अवैध तरीके से। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गया, आर्थिक अपराध होगा, साइबर क्राइम होगा, फिरौती, वेश्यावृत्ति यानी कि किसी महिला को उसकी मर्जी के बगैर उसकी तस्करी कर देना, उसे ले जाकर वेश्यावृत्ति में शामिल कर देना, ये सारे संगठित अपराध के अंतर्गत आएंगे और इसमें अब मौत या आजीवन सजा का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 112 के तहत छोटे संगठित अपराध भी शामिल किए गए हैं। किसी गिरोह के सदस्य के तौर पर समूह में रहते हुए या अकेले चोरी, स्नैचिंग, धोखाधड़ी, टिकट ब्लैक करना, सट्टेबाजी या जुए का काम या परीक्षा के प्रश्न पत्रों को बेचना छोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माने गए हैं। इन अपराधों के लिए कम से कम 1 साल का कारावास जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगला कानून है क्रिमिनल कानूनों के दायरे में आतंकी आएंगे। कैसे आएंगे इसको हम डिटेल में आपको बताते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकवाद को क्रिमिनल कानूनों के दायरे में लाया गया है। इसमें आतंकी गतिविधियों को विस्तार से समझाया गया है। दोषी पाए जाने पर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। किसी को उकसाने या मदद करने वाले व्यक्ति को भी 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, ये जो सजा 5 साल की दी गई है। टेरर एक्टिविटीज की परिभाषा को अनलॉफुल एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए से लिया गया है। यूएपीए के नियम ज़्यादा सख्त हैं और मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होती है। अब अगले कानून की बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह का कानून लाया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए आजीवन कारावास या 7 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें बोलकर, लिखकर, संकेत, विजुअल, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का उपयोग करते हुए हिंसक या अलगाववादी गतिविधियों के लिए उकसाना शामिल है। यानी कि अगर आप वीडियो बनाकर, लिखकर, बोलकर या संकेत मतलब सांकेतिक रूप में संचार या वित्तीय साधनों का, यानी कि किसी आवागमन के लिए या पैसा देकर आप किसी भी प्रकार से किसी भी आतंकवादी यानी कि आतंक फैलाने के लिए आप उकसाते हैं तो इसमें आपको शामिल किया जाएगा और इसमें आजीवन कारावास या 7 साल की जेल के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पुराना कानून क्या कहता है? आईपीसी में धारा 124 ए में राजद्रोह के अपराध में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान था। नए कानून में सरकार या शासन द्वारा लागू किए गए उपायों में कानूनी तौर पर बदलाव की मांग या कमेंट करना इस प्रावधान के तहत अपराध नहीं होगा। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं माना जाएगा, यानी कि सरकार के खिलाफ आप बोलते हैं तो उसे राजद्रोह नहीं माना जाएगा। एक महत्वपूर्ण कानून आया है मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा, यानी कि अगर आप अब मॉब लिंचिंग की जाएगी तो उसमें मौत की सज़ा होगी। मॉब लिंचिंग के बारे में हमने कई सेशन किए हुए हैं जिनमें हमने ये बताया है कि कई लोगों द्वारा मिलकर किसी एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर देना मॉब लिंचिंग के अंतर्गत आता है। उस पर भी पहले कुछ कानून थे लेकिन अब सख्त किए गए हैं कानूनों को। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आस्था या ऐसी ही अन्य किसी वजह के आधार पर किसी व्यक्ति की पीट कर हत्या कर देता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को मौत की सजा हो सकती है। यानी कि इसमें आजीवन कारावास और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन ये मान के चलिए कि अब किसी व्यक्ति को अगर आप पीट कर मार देते हैं तो इसमें मौत की सजा होगी, उन सभी व्यक्तियों को होगी जितने लोग उस भीड़ में शामिल थे। पुराना कानून क्या कहता था? आईपीसी में मॉब लिंचिंग करने वालों पर धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज किया जाता था। मॉब लिंचिंग पर कड़ी सजा पर लंबे समय से बहस चल रही थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अलग से कानून बनाने को कहा था और उसी को सरकार ने इम्प्लीमेंट भी किया है। अब बात करते हैं हिट एंड रन पर कड़ी सजा, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि अभी ट्रक ड्राइवरों ने कितना बड़ा हड़ताल किया हुआ था और अब उस पर स्टे लगा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के अनुसार यदि कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उस ड्राइवर को 10 साल की जेल या 7 लाख का जुर्माना हो सकता था। पुराने कानून में क्या था? अभी ऐसे मामलों में आईपीसी के अलग अलग कानून के जरिए डील होते थे, जिनमें 6 महीनों
से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इसके विरोध में देश भर में हड़ताल शुरू हुए थे। ड्राइवरों का कहना था कि एक्सीडेंट के बाद घटनास्थल पर रुकने पर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। सरकार ने कहा कि सलाह के बिना ये कानून लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि इसमें परिवर्तन की संभावनाएं हो सकती हैं और इसे 2024 में अभी के लिए स्टे लगा दिया गया है, यानी कि रोक दिया गया है। ये ध्यान में रखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात करें, यौन अपराधों की रिपोर्टिंग में जो मीडिया कर्मी हैं उनको अब सावधानी बरतनी पड़ेगी। यानी कि पहले जिस प्रकार से यौन पीड़ितों के लिए शब्दों का चयन होता था, उन सारी चीज़ों पर अब कैसे लगाम लगेगी, आइए उस पर बात करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 73 के अनुसार यौन अपराधों से जुड़ी कोर्ट की कार्यवाही को कोर्ट की परमिशन के बिना पब्लिक करना अपराध है। हालांकि फैसलों को प्रकाशित करना अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर किसी भी यौन अपराध से संबंधित कोई केस कोर्ट में चल रहा है और आप बिना कोर्ट की अनुमति के उसे अपने न्यूज़ चैनल पर या अखबारों में छाप रहे हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, छापने के लिए या दिखाने के लिए या बताने के लिए। लेकिन इसका जो जजमेंट आएगा, जो फैसला आएगा कोर्ट के द्वारा, उस फैसले को आप पब्लिक कर सकते हैं। समझ सकते हैं कि एक तरह से इसमें जो पीड़ित होगा उसको सेफ जोन में लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ें मीडिया में आती हैं, बहुत सारे लोग तो चेहरे भी दिखा देते हैं और इसकी वजह से उस महिला का आगे के जीवन जीने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि उसकी पहचान उजागर हो जाती है। यौन अपराधों में कैसे केस आएंगे? तो बलात्कार, अलग रह रही पत्नी के साथ पति द्वारा यौन संबंध, बॉस या उच्च पदस्थ व्यक्ति द्वारा यौन संबंध, धोखा देकर यौन संबंध बनाना, ऐसे अपराधों में आएंगे। यानी कि कोई पत्नी अलग रह रही है और पति द्वारा उसके साथ संबंध बनाया जा रहा है, या बॉस यानी कि कार्यस्थल पर अगर महिला के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, या उच्च पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा यौन शोषण किया गया, या धोखा देकर यानी कि शादी वगैरह का झांसा देकर या पैसे का लालच देकर उसके साथ संबंध बनाया गया है धोखे से, तो उस पर ये केस लागू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण केस की अगर हम बात करें या जो कानून की बात करें, तो सबसे तगड़ा कानून आया है, नाबालिग से गैंग रेप पर फांसी की सज़ा होगी। और ये कानून इसलिए आया कि 2023 में आपने देखा होगा कि लगातार ऐसी खबरें निकल के आई जिनमें ऐसे मामले बहुत सारे आए। हमने भी कई मामलों को कवर किया था। बहुत सारे ऐसे मामले आए थे जिसमें नाबालिग तो नहीं थे, लेकिन धोखा देकर उनको जान से मारा गया। और दिल्ली के कई मामले आए, उत्तर प्रदेश में मामले, मतलब कई राज्यों में ऐसे मामले आए। राजस्थान का एक मामला आया जिसमें उसके साथ बलात्कार करके भट्ठी में जला दिया गया था। और इस प्रकार के बहुत सारे मामले। उत्तर प्रदेश का हमने एक मामला बताया था जिस पर काफ़ी बवाल मचा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं उसकी हम बात करें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) के तहत किसी महिला के साथ गैंग रेप के अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 20 साल की सज़ा होगी, जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। जुर्माना भी लगाया जाएगा और ये रकम पीड़ित महिला को मिलेगी। फिर से जानिएगा कि गैंग रेप के अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 20 साल की सज़ा होगी, जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। सेक्शन 70(2) के मुताबिक अगर पीड़ित 18 साल से कम यानी नाबालिग है, तो गैंग रेप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को फांसी तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। पुराना कानून क्या कहता था? आईपीसी में 12 वर्ष तक की नाबालिग के लिए फांसी और 12 साल से ऊपर की युवती से गैंग रेप के आरोपी को अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास हो सकती थी। ये पुराने कानून थे और इस नए कानून में ये बदलाव किए गए हैं। यानी कि अब किसी भी नाबालिग के साथ, यानी कि जो 12 वर्ष का एक बाउंडेशन था, उसको 18 वर्ष किया गया है। और इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको इसमें लाभ मिलने वाला है, क्योंकि उनकी जो शादी की उम्र होती है कम उम्र में ही, जो इस्लामिक लॉ है भारत में उसके हिसाब से कम उम्र में ही उनकी शादी हो जाती थी। तो अब 18 साल से पहले अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें उनको संरक्षण दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन रेप की बात की गई है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। शादीशुदा महिला को फुसलाना भी अपराध की श्रेणी में आ गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 के तहत अगर कोई शख्स किसी शादीशुदा महिला को फुसलाकर, धमकाकर या उकसाकर अवैध संबंध के इरादे से ले जाता है तो ये दंडनीय अपराध है। इसमें 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। पुराना कानून क्या कहता है? आईपीसी की धारा 497 में विवाहेतर संबंधों से जुड़े प्रावधान थे। जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने विवाहेतर संबंध के नियमों को हटा दिया था और नए कानून में इसे जगह नहीं मिली। ठीक है,
तो इस प्रकार से अब 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है नए कानून में। जबरन और प्राकृतिक संबंध अपराध नहीं होंगे। थोड़ा सा आपको सुन के अजीब लगा होगा कि अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन ऐसा कानून लागू हो चुका है। 2 वयस्क पुरुषों के बीच अननेचुरल सेक्स अब अपराध नहीं माना जाएगा, चाहे वो सहमति से हो या जबरन। भारतीय न्याय संहिता में इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। पुराने कानून में क्या था? आईपीसी की धारा 377 में पुरुषों के बीच अप्राकृतिक सेक्स अपराध था। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सहमति से अननेचुरल सेक्स की अनुमति दी थी, लेकिन जबरन संबंध अपराध माना गया था। अब एक बड़ा कानून ये था कि झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना अपराध होगा, यानी कि आप किसी महिला के साथ झूठा वादा करके यौन संबंध बना रहे हैं तो वो अब अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के मुताबिक किसी भी महिला से शादी का झूठा वादा या छल करके यौन संबंध बनाना, भले ही रेप न हो, अपराध है। इसके लिए 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिए कि छल से तात्पर्य नौकरी या प्रमोशन का झूठा वादा या पहचान छिपाकर शादी करना, ये अब अपराध की श्रेणी में आएगा। यानी कि बहला फुसला कर अगर किसी भी प्रकार से आप यौन संबंध बनाते हैं तो ये आपका इसके श्रेणी में आ जाएगा। पुराना नियम क्या कहता था? आईपीसी में ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अदालतें आईपीसी की धारा 375 और धारा 90 की मदद से मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के तहत फैसला सुनाती थी, जिसमें 10 साल तक जेल का प्रावधान था। पिछले कुछ सालों में ऐसे मामले तेज़ी से बढ़े हैं। लिव इन रिलेशनशिप पर इसका प्रमुख असर पड़ेगा, यानी कि जो लिव इन रिलेशनशिप यानी कि शादी से पहले ही महिला पुरुष परिवार से अलग होकर कहीं रहते थे और यौन संबंध भी बनाते थे, या लिव इन रिलेशनशिप में बिल्कुल जैसे शादीशुदा जोड़ा रहता है उस प्रकार से रहते हैं, सिर्फ शादी नहीं हुई होती है। अब एक तरह से भारत सरकार द्वारा, भारतीय न्याय व्यवस्था द्वारा इस पर लगाम लगाने के लिए डायरेक्ट एक्शन लिया गया है। यानी कि अब इस प्रकार से अगर कोई रहता है तो वो 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान इसमें निकल के आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें अभी तक जो समझ में आई वो हमने आपको बताया। मैरिटल रेप अपराध नहीं है, लेकिन क्या है इसमें मामला? पुराना नियम पहले हम जान लेते हैं। आईपीसी की धारा 375 में प्रावधान था कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज़्यादा है तो जबरन संबंध बनाना रेप नहीं माना जाएगा। ये जो कानून है ये मुस्लिमों पर लागू हो चुका है। ठीक है, जो मुस्लिम समाज से जुड़े लोग हैं उन पर लागू हुआ है और उनको ये ध्यान से समझ लेना पड़ेगा कि अब उनके लिए क्या बदलाव हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। इसी सेक्शन के अपवाद 2 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है तो इसे रेप नहीं माना जाएगा, बशर्ते पत्नी की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। अब इसमें मुसलमानों को किस प्रकार से एक तरह से असर होगा उसकी हम बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में 18 साल से कम उम्र में भी शादी की इजाज़त है और इसलिए नए प्रावधान का प्रमुख असर मुस्लिमों पर होगा। बात समझिए कि किस प्रकार से इसमें यह प्रावधान करके महिलाओं को संरक्षण देने की बात की गई है और इससे मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 18 साल से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी की इजाज़त है, लेकिन अगर उस बच्ची के साथ या उस महिला के साथ जो 18 साल से कम उम्र की बच्ची है उसके साथ शादी के बाद भी अगर ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाया जाता है तो उसे रेप माना जाएगा। बात समझ में आ चुकी है? हाँ, अगर उसकी मर्जी से संबंध बनाए जा रहे हैं तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन अगर महिला से ज़बरदस्ती 18 साल से कम उम्र की है तो रेप की श्रेणी में आएगा। तो इससे जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको समझ सकते हैं कि काफ़ी लाभ होने वाला है, बशर्ते इसका दुरुपयोग किसी महिला के द्वारा अपने पति को फंसाने के लिए ना किया जाए। पता चले कि कोई झूठा केस कर दे, ऐसे केस भारत में हज़ारों की संख्या में पेंडिंग है कि झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। 162 साल पुराने आईपीसी की जगह अब बीएनएस आया हुआ है। बीएनएस क्या है इसको हम आपको बताते हैं। कौन सा कृत्य अपराध है और इसके लिए क्या सज़ा होगी, ये इंडियन पीनल कोड 1960 यानी आईपीसी से तय होता है। आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस ले चुका है। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भारतीय न्याय संहिता बन गई है। हालांकि इसे लागू करने की तारीख अभी तय नहीं की गई है। बीएनएस में आईपीसी के मुकाबले क्या है, तो इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं।
41 अपराधों में सज़ा बढ़ाई गई है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में न्यूनतम सज़ा तय हुई है, 19 धाराओं को ख़त्म कर दिया गया है। BNS के पूरे नाम की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय न्याय संहिता के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 है। तो ये जो बड़े कानून थे जिनके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया, जिससे आपको अब ये समझ लेना चाहिए कि महिलाओं को कितना ज़्यादा इसमें प्रोटेक्ट किया गया है। यानी कि जहाँ तक हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो हमेशा महिलाओं को संरक्षण करने की, उनको सुरक्षा देने की बात की जा रही है, तो इन सारे कानूनों में रेप और महिलाओं के उत्पीड़न से लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, यानी कि इसमें जो महिलाएं हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो हमने अभी तक जाना कि जो IPC है उसका नाम बदल दिया गया है, मैरिटल रेप अपराध नहीं है, लेकिन 18 साल से कम उम्र की अगर बच्ची है, झूठा वादा करके यौन संबंध बनाया गया है तो वो अपराध हो जाएगा। जबरन और प्राकृतिक संबंध अपराध नहीं होंगे। शादीशुदा महिला को अगर फुसला बहलाकर उसके साथ यौन संबंध बनाया जा रहा है तो अपराध होगा। नाबालिग से गैंग रेप पर अब फांसी की सजा होगी। यौन अपराधों की रिपोर्टिंग में सावधानी बरतनी होगी। हिट एंड रन केस पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था, लेकिन उस पर स्टे लगा दिया गया है। मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा होगी। राष्ट्रद्रोह की जगह अब देशद्रोह कानून होगा। क्रिमिनल कानूनों में आतंकी अब उसके अंतर्गत आ जाएंगे। संगठित अपराधों के लिए नए कानून हो जाएंगे। लापरवाही से मौत पर डॉक्टरों को राहत दी गई है, लेकिन उन पर भी सजा का प्रावधान है। समाज की सेवा भी अब सजा के तौर पर शामिल कर दिया गया है। जेंडर की परिभाषा में ट्रांसजेंडर भी शामिल किया गया है। पालतू जानवरों के साथ लापरवाही पर जुर्माना बढ़ाया गया है। सुसाइड की कोशिश अब अपराध नहीं होगी। तो ये रही ग्राफिक्स अंकुर बंसल और रिसर्च सहयोग जो थे सत्यम सिंघही के द्वारा ये रिपोर्ट आई थी, और जिसको हमने आपको बताया क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, जिसके द्वारा आप अब ये समझ चुके होंगे कि हमारे देश में कैसे कानून बदल दिए जाते हैं और अचानक से पूरा का पूरा समाज किस प्रकार से बदल जाता है। अब ये कानून जो है लोगों तक पहुँचे, लोग इसके बारे में जानें, अवेयर हों और ऐसे गलत अपराधों से बचें, अपराध करने से बचें, जिससे कि समाज आगे बढ़े और हमारे देश का जो विकसित भारत का सपना है वो साकार हो सके। तो आने वाले वक्त में किस प्रकार से इन कानूनों को पब्लिक लेती है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर हम पब्लिक रिपोर्ट की बात करें तो पब्लिक जो है इन कानूनों से काफ़ी खुश नज़र आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वही एक हिट एंड रन केस का जो मामला था उस पर सरकारें जो थीं उनके खिलाफ पब्लिक या ड्राइवर जो थे आए थे और उस पर स्टे लगा दिया गया है। उम्मीद है कि पूरा का पूरा कानून आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए, और हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने विचारों को भी इन कानूनों के बारे में बताइए कि आपको ये नए कानून कैसे लगे, क्या आपको सही लगे या गलत लगे। जो आपके विचार हैं उनको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही जानकारियां हम लेके आते हैं। ये UPSC के साथ साथ देश के अन्य नागरिकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो छात्र हैं उनको तो इसका लाभ मिलता ही है, लेकिन सच्ची और अच्छी और प्रामाणिक जानकारी आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, जो इसमें बहुत सारी मेहनत होती है, और उस मेहनत को साकार करने के लिए, उसका प्रतिफल देने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में अपने विचार बता सकते हैं, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपको लगातार सच्ची और अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। भारत माता की जय।